सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। जो करंट अफेयर्स है, जो एडवांस करंट अफेयर्स सिविल सर्विस एग्जाम के लिए ज़रूरत है, वो सब कुछ आपका कवर होता है। और यू विल अंडरस्टैंड द कंटेंट। आप कुछ दिन फॉलो करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि कंटेंट किस तरीके से रेलिवेंट है आज के जो एग्ज़ाम पैटर्न के कंसिड्रेशन में अगर देखा जाए तो आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। तो और डाउनलोड करें, सौरभ पांडे CSE ऐप है एक, वो भी आप लोग डाउनलोड करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। काफ़ी सारे कोर्सेस हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर इस साल की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो मेंस का क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है वो देख लो। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट कंजर्वेशन ऑफ लाइवलीहुड इज़ नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच। ठीक है, तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन लाइवलीहुड के बिना ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। तो 10 नंबर में लिखना है। आप लिखें सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, आकलन सीरीज़ का अगर आप हिस्सा हैं तो उसमें आप अपना आंसर पोस्ट करें। कोई डाउट है तो इस नंबर पे रीच मुझे कर सकते हैं, प्लीज़ मैसेज करें, कॉल नहीं है, इस नंबर पे होता है। कोई क्वेरी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूँगा। और थोड़ा सा आप पेशेंस ज़रूर से रखें। कई बार मान लो कि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और कई बार रिप्लाई नहीं हो पाए, तो उसमें बहुत जल्दी कंक्लूड और जजमेंटल नहीं हो जाना है कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और ये है वो है। बहुत सारी चीज़ें आपके कई लोग लिख भी देते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और उसके बाद मैं ज़रूर से आप लोग को रिप्लाई करूँगा। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और ये जो भी कोर्स आपको बाय करना है ये वेबसाइट के माध्यम से बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रीलिम्स मेंटरशिप की आज पहली क्लास है और फर्स्ट क्लास है हमारी। इस पे आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्पेक्ट्रम की। 11:30 बजे क्लास है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आप लोगों को किताबें, जैसे आज जैसे स्पेक्ट्रम लेकर चलेंगे, स्पेक्ट्रम में पहले मैं पूरा किताब गो थ्रू हूँगा आपके लिए, फिर उसके बाद कैसे कैसे पढ़ना है। अगली क्लास में फिर उसका हम लोग एक रिव्यू टाइप रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप रखेंगे, कैसे पढ़ना। तो ये एक जो सोर्सेस मैंने ऑलरेडी आपको मेल कर दिया है, उस मेल में जो सोर्सेस हैं और उसमें देखोगे कई ऐसी चीज़ें जिसमें मैंने लिखा है कि आई विल कवर, तो वो जिनको मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीज़ें आई विल कवर, तो वो सारी चीज़ें हैं ही। साथ में सौरभ पांडे यूपीएससी मतलब इस वेबसाइट पे जाओगे तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में भी 50% ऑफ है, इसका भी आप हिस्सा बनो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, अगर आप अभी भी मतलब थोड़ा सा डिले कर रहे हैं तो इसको डिले ना करें, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी प्रीलिम्स मेंटरशिप की क्लास आज से है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, जैसे मैंने कहा कि क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप लोग बैच 2 का हिस्सा बन सकते हैं। और ये प्राइस भी लेस देन 8,000 है, मतलब आप पूरा इस प्राइस के अंदर अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, दैट अ लुक एट द प्रोजेक्ट टाइगर 50 ईयर्स ऑन। अब इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न बेसिकली आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर देंगे। अभी इसमें जैसे पूरा आया है तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग वी कैन इंक्लूड अंडर एनवायरनमेंट सेक्शन। एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इट कैन बी इंक्लूडेड अंडर एनवायरनमेंट सेक्शन। तो देखो, आज के जो टॉपिक्स हैं अगर देखा जाए, पहली चीज़ दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। तो 1972 के अंदर आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और इसके तहत न्यू स्पेसेस विद इन नोटिफाइड फॉरेस्ट कॉल्ड नेशनल पार्क, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब जैसे नेशनल पार्क कंसेप्ट है सामने आया। और जहाँ पे ये भी था कि जैसे मान लो जंगल है, उस जंगल के अंदर फॉरेस्ट में जो हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं उनके राइट्स पर भी कुछ डाइल्यूशन या कमी की गई। कंजर्वेशन को ज़्यादा अधिक फोकस आपका किया गया और ये रखा गया, स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है कि अगर इस रीजन को प्रोटेक्शन करना है, नेशनल पार्क डिक्लेयर अगर किया जाता है तो उसमें जो भी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनके किन राइट्स को हम डाइल्यूट कर सकते हैं, ये डिसीजन बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रखा जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी डिक्लेयर की गई, बट इसमें कुछ राइट्स परमिट किए गए। मतलब नेशनल पार्क अगर डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें बहुत मतलब रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाती हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो वहाँ पे कुछ राइट्स आपके परमिटेड होते हैं, लाइक सम परमिटेड राइट्स जो हैं दे कुड बी एक्सरसाइज्ड। प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी डेवलपमेंट का हिस्सा था, जिसमें मतलब लाइक विद इन द नेशनल पार्क आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, उसके अंदर आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है। और वो जो टाइगर रिजर्व है, दैट टाइगर रिजर्व की बात करें, उसका फोकस मेनली टाइगर को प्रोटेक्ट करना और टाइगर के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना करा। तो जब ये 1973 के अंदर प्रोजेक्ट आया तब जो 9 टाइगर रिजर्व थे,
धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो आज के समय में 54 टाइगर रिजर्व आपके हो चुके हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का कंसेप्ट आया, जो कि लगभग 26% द एरिया अंडर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। अब जैसे ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो रीजन डिक्लेयर होता है विद इन टाइगर रिजर्व के अंदर जो डिक्लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा, उसमें मतलब हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन आपका रहता है। 2006 में पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका गठन किया और टाइगर कंजर्वेशन प्लान की भी बात की, क्योंकि जैसे मेनली इतने सारे लॉज आने के बाद भी जो टाइगर का प्रोटेक्शन वो इतना हो नहीं पा रहा था, तो ये डिसीजन हुआ कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये बोला गया कि इट्स बेटर वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एज अ होल, पूरा का पूरा फॉरेस्ट को हम जिसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करें तो इसको मतलब इनवायलेट रखा गया। इट मीन्स कि इसमें हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन जो है वो ऑफर किया गया। द एक्ट ओनली मॉडिफाइड फॉरेस्ट ड्वेलर यूज ऑफ द फॉरेस्ट मोस्टली ट्राइबल्स एंड प्लान टू रीलोकेट देम इफ रिक्वायर्ड, मतलब प्रोटेक्शन को ज़्यादा ऑफर या फोकस किया गया। इवन जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स या जंगल में जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है तो उनको अगर री एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी किया जाए। मतलब फोकस क्या है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ रह रही, मान लो उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से आप कह सकते हो कि अगर या दूसरे ह्यूमन हैं उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से, दूसरे लोग हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से टाइगर कंजर्वेशन में अफेक्ट पड़ता है, या जो लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए डेंजर है। जैसे अब टाइगर घूम रहा है तो वो हमला भी कर सकता है, प्रे बेस रिड्यूस हो रहा है तो वो इंसानों पे भी हमला कर सकता है, उनके जानवरों पे भी हमला कर सकता है, तो रिस्की भी हो सकता है। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को रीएलोकेट करना तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन बात जब उठी कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपका शेड्यूल ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर जो एक्ट है 2006 के अंदर लेकर आया गया। और ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कहा गया और इसमें जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लोग वहाँ रहते हैं उनके जो राइट्स हैं फॉरेस्ट लैंड के अंदर वो आपका रिकॉग्नाइज किया गया। इसमें टाइगर रिजर्व भी इंक्लूड किया गया। और इसमें जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को एक पावर प्रोवाइड जो है वो की गई टू डिमार्केट द फॉरेस्ट राइट दैट द FRA रिकॉग्नाइज्ड। तो जैसे ये कोई भी एरिया है, कोई भी कंजर्वेशन वाला एरिया है, उस एरिया में कुछ ऐसे लाइवलीहुड राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना कि अच्छा ये एरिया है, यहाँ पे राइट्स आपके डाइल्यूट नहीं किए जाएंगे। जैसे अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, तेंदू के पत्ते होते हैं जिसमें बीड़ी बनती है, बीड़ी तो सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वो तेंदू के जो पत्ते होते हैं ना वो जंगल के बीच में पाए जाते हैं। अब मान लो उनको तोड़ना है तो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी उसमें जैसे इसमें विलेज लेवल पे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तेंदू के पत्ते तोड़ के लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर वो कंपनीज जो होती हैं वहाँ तक वो तेंदू के पत्ते पहुँचते हैं। तो अब मान लो ये कहा गया कि अब वो मेन कोर एरिया में चले जाएं और वहाँ से तेंदू के पत्ते तोड़े, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किन किन एरियाज़ में अलाउड किए जा सकते हैं, कैसे उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट 2006 के अंदर इस FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत किया गया। और डिसीजन मेकिंग रखी गई फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड, जिसमें एरिया डिमार्केट किया जाए जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए, तो वो बेसिकली ग्राम सभा के लेवल पे रखा गया। ग्राम सभा एक अथॉरिटी के रूप में रही जिसका काम है कि प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और फॉरेस्ट को मैनेज करना, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें उनको प्रोटेक्ट करना विद इन देयर जो उनके कस्टमरी और ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं उन पर, उनको ध्यान में रखते हुए। तो देखो पहले जो अप्रोच 2006 से पहले एक अप्रोच थी उसमें कंजर्वेशन एफर्ट में ये कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ती तो रीअलोकेट आप कर ही दो, लेकिन ये 2006 के बाद से ग्राम सभा को एक अच्छा पावर दिया गया। ऑल दो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी और जो हमारी नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी है उनका इंटरफेरेंस भी बहुत अधिक आपका रहता है। FRA सिक्योर द लाइवलीहुड ऑफ एटलीस्ट 20 करोड़ जो लोग हैं, 1.79 लाख विलेजेस हैं, उनमें उनके जो राइट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। फॉरेस्ट राइट जो है उसने एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट CWH जिसे कहा गया। और ये जो है सिमिलर टू क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की तरह है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन ये जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है अगर एक बार आपका नोटिफाई कर दिया गया कि ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है तो उसको फिर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए रीअलोकेट नहीं किया जा सकता, डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉरेस्ट पर्पस? नॉन फॉरेस्ट पर्पस का क्या
आपको मतलब है कि जैसे अब फॉरेस्ट पर्पस का मतलब क्या हुआ कि जंगल उंगल के से रिलेटेड, नॉन फॉरेस्ट मान लो वो इंडस्ट्री सेट कर रहे हो या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में चीज़ें कन्वर्ट कर रहे हो, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं हैं, दे आर कंसिडर टू बी अ नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो एक बार अगर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर हो जाए तो उसे फिर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के रूप में डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इंडिया का जो बेसिस है फॉर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि जब भी किसी एरिया को टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया जाता है तो वो उसमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाए। मतलब यहाँ पे सब जो मान लो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका कंसल्टेशन और जो भी किया जाए साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को लेके कि अच्छा ये चीज़ें हमें इसलिए डिक्लेयर करनी है बिकॉज ये चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करनी है। सो जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है इट वॉज सिमिलरली रिक्वायर्ड टू इंश्योर एग्रीकल्चर, livelihood, development and other interest of the people living in the tiger bearing forest or a tiger reserve। तो जो भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान है उसे ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि 2006 के एक्ट के बाद से कि जो भी मान लो कृषि से रिलेटेड है या लोगों की लाइवलीहुड है, ये जो या डेवलपमेंट है या लोगों का जो दूसरा इंटरेस्ट है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उसको भी कंसिडरेशन में रखना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ टाइगर के ही प्रोटेक्शन पे ही सिर्फ फोकस किया जाए। वो जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका भी अगर जरूरत पड़ती है तो उनके कैसे लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जाए वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो वहाँ लोग रहते हैं, आप कह दो नहीं आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो फिर इलीगल तरीके से चीज़ें फिर होने के चांसेस हो सकती हैं। और जो वहाँ लोग रहते हैं वो फिर अपने लेवल पे एक रोल प्ले कर सकते हैं, उस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन में अपना एक रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असर्टेन कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स और टाइगर दे कुड रीजनेबली को एग्जिस्ट। अब कई ऐसे एरियाज होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैबिटेट होगा, वहाँ पे दे कैन नॉट को एग्जिस्ट बिकॉज अगर वो को एग्जिस्ट करें तो हो सकता है कि जो लोग वहाँ हैं उनको कई प्रकार के जो डेंजर हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। या फिर कई बार ये भी होता है कि जो भी राइट्स हैं उन राइट्स में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ जाए या फिर उनको रीलोकेशन करने की, मतलब जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कहीं और उनको रीलोकेट भी किया जा सकता है। लेकिन जो बाहरी थोड़ा एरिया होता है, जैसे मान लो एक कोर एरिया हो गया और उसके बाहर का जो एरिया होता है उसे हम बफर एरिया बोलते हैं, तो जो बफर एरिया है वहाँ पे दे कैन को एग्जिस्ट। देखो आजकल अगर आप देखोगे ना तो जो जीव हैं जैसे टाइगर ही आप देखोगे तो बफर एरिया में आ रहे हैं टाइगर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। जो जिनको टाइगर खाते हैं, मान लो डियर और ये सब है, वो घास खाती हैं और जो घास है या दूसरी चीज़ जो डियर और ये सब खाती हैं वो कोर एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो वो खेतों की तरफ जाती है और उनके पीछे पीछे टाइगर भी चला जाता है। तो ये सारी, क्योंकि अगर उनका फूड जाएगा तो टाइगर भी उनके पीछे पीछे आपका जाएगा। लेकिन बफर एरिया में कहा गया कि कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल आपका को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जो हैबिटेट श्रिंकेज है उस हैबिटेट श्रिंकेज की वजह से देखो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट तो होता ही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट। आप देखोगे कई वीडियोस आज के समय में शॉर्ट्स में आप देखोगे तो हाइना है, हाइना की लड़ाई तेंदुआ से हो रही है, तेंदुआ की लड़ाई टाइगर से हो रही है, टाइगर पेड़ में चढ़ के तेंदुए का जो वो डियर पकड़ के ऊपर ले जाता है तो उसको खा रहा है, और तो टाइगर जो है उसको खा रहा है, तो टाइगर पेड़ में चढ़ के वो है ना कोशिश करता है चढ़ के और उससे छीनने की कोशिश करता है। अगर मान लो प्रे बेस बढ़िया होगा तो ये सब चीज़ें रुकेंगी, ये सारी चीज़। बट क्योंकि प्रे बेस रिड्यूस हो रहा है, हैबिटेट श्रिंक कर रहा है, तो एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट भी एक बड़ा इशू बन रहा है। तो ह्यूमन एनिमल तो है ही, एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट भी जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उनको देखना, फिर उनके बेसिस पे जैसे ग्राम सभा का इनपुट लेते हुए और फिर एक्सपर्ट कमेटी का इनपुट लेते हुए किसी एक जोग्राफिकल एरिया को डिमार्केट कर देना कि अच्छा चलो ये एरिया है, ये एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है और इसमें कुछ इस प्रकार की रिहैबिलिटेशन जो है इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हम कह सकते हैं वो आपके विजिबल हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मान लो रीअलोकेशन और रिहैबिलिटेशन करना चाहे तो कैसे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओनली अलाउज वॉलंटरी रीअलोकेशन। मतलब क्या होता है, वॉलंटरी को अलाउ करता है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। उनको कन्विंस करके, उनको सेटिस्फाई करके कि देखो आपको यहाँ पे
सोर्सेस जो आपकी लाइवलीहुड की हैं वो सस्टेन नहीं कर सकती हैं, आपको यहाँ से मूव करना चाहिए, आपके लिए भी कई प्रकार के डेंजर यहाँ पे एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। इस प्रकार की कुछ बातें जो उनको करके उनके माइंड मतलब एग्री करेगा तभी हो सकता है। इवन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज पीपल राइट्स अंडर इट। स्टेट एक्वायर्ड दोज राइट्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 एंड नो रिलोकेशंस कैन बी, मतलब जो भी अफेक्टेड कम्युनिटी है उसके कंसेंट के बिना रिलोकेशन नहीं हो सकता। और देखो जो भी उनका लैंड और ये सब लॉस होता है उसमें कंपनसेशन भी जो प्रोवाइड होता है वो बेस्ड ऑन दिस LARR एक्ट 2013 इसके बेसिस में है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए जैसे उनका जो भी लैंड और लाइवलीहुड का लॉस है तो जो भी फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो कुछ इसी प्रकार से प्रोवाइड किया जाए। जैसे द गवर्नमेंट नीड्स टू कंपनसेट रिलोकेटेड पीपल, लाइक अगर जो भी मार्केट वैल्यू उसका 2 गुना, फिर जो भी उनका मान लो पेड़ पौधे उनका जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल वहाँ पे उनके जानवर भी हैं और पेड़ पौधे खेत बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हर प्रकार का जो उनके लिए एसेट है जिससे वो अपना लाइफ जी रहे थे, तो अगर आप उनको रिलोकेट करते हो तो उसका पेमेंट मतलब जो भी फाइनेंशियल कंपनसेशन है दैट हैज़ टू बी provided and it also need to provide building materials belonging to cats, मतलब cattle, sorry not cats, cattles के लिए। तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह एलोकेट होता है, अब जहाँ वो रहते थे वहाँ चलो थोड़ा बहुत जो भी अपना घर है वो बना रखा था, अब वो रिलोकेट करेंगे तभी वो 1-2 लाख खर्चा थोड़ी ना करके घर बनाएंगे, तो जो भी घर बनाने का पैसा है वो प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड कैसे सिक्योर करें, उनका लैंड जो है उससे रिलेटेड पूरा कंपनसेशन वो सारा प्रोवाइड करना। अब इसमें रीसेटलमेंट प्लान में बहुत चीज़ें आती हैं क्या, जैसे मान लो जनरली देखो सबसे, जैसे मैं बताता हूँ जैसे हम लोग के अभी जो गांव था, ऑल्दो गांव से निकले हुए बहुत टाइम हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, और वो उस गांव में भी ऐसा, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे वो गांव जो जहाँ से हम लोग आए, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, और तो वहाँ पे वो एक यूपी और MP बॉर्डर में गांव था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डकैत और ये सब जो है बहुत लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज थे। अब तो चलो सब इश्यूज ख़त्म हो गए, तो फिर हम लोग वहाँ से माइग्रेट किए, मतलब ये जो मतलब पुराने समय की बात है, तो फिर वहाँ से माइग्रेट होके गए। अब वो जो हमारा गांव है इस समय है ना, उस गांव को भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। आप देखोगे रानीपुर टाइगर रिजर्व, अगर आप मैप में सर्च करोगे तो जो मेरा गांव है वो बेसिकली उस रानीपुर टाइगर रिजर्व में ही है। और हमारे गांव में ये आप मानो कि एक हमारे ही, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे, 500-800 लोग थे तो उस गांव के अंदर, और एक फैमिली हमारी ही है जो थोड़ा बाहर निकली, और फिर एजुकेशन की वजह से चीज़ें ठीक है इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन वहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्थिति कुछ इस प्रकार की थी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ की वजह से कि वहाँ इतना अधिक डेवलपमेंट नहीं हो सका, बट अब चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई। अब गांव से बहुत सारे लोग मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो जो हम लोग भी, लाइक मैंने भी बचपन में ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे जैसे क्योंकि फ्यूल का इतना ऑप्शन नहीं होता था, तो लोग एक जो काऊ का जो एक उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसका कंडा बोलते हैं, अगर आप लोग जानते हो, तो जो कंडा है उससे आप लोग के उसमें क्या बोलते हैं बताना। तो जो कंडा होता है मतलब जो वो काऊ या बोफेलो का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सुखा के और उससे फिर खाना बनना, और लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, इसी से होता है। तो लकड़ियाँ जो है इतनी अधिक तो फॉरेस्ट में नहीं थे। अब मान लो धीरे धीरे उस जंगली जो रानीपुर टाइगर रिजर्व वाला एरिया जो डिक्लेयर हुआ है, तो उसके आसपास के जितने भी लोग रहते थे गांव के जो, तो वो उनके क्या करते थे, वो फिर जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते थे। और इससे क्या हुआ कि हम लोग ही जब देखा था, लाइक पहले की काफ़ी, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट 1998 या ऐसे एक समय की बात है, तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, तो उसमें आप मानो कि जंगल था, लेकिन धीरे धीरे अब जब जाके देखते हैं ना जंगल वहाँ पे, तो हाँ जंगल आप मान पूरे ख़त्म ही हो गया। लोग वहाँ पे जितने भी रहते थे, इवन डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे रहती थी, वो लकड़ियाँ काट काट के और फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते। तो अगर अल्टरनेटिव फ्यूल फॉडर टिम्बर का सोर्स नहीं होगा तो जंगल से काटेंगे। फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रोवाइड करना, रोड सैनिटेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना। अब जैसे वहाँ पे
जो बाहर बाहर लोग जाते थे, खेतों में जाते थे अपनी नेचुरल कॉल के लिए, फिर खेतों में जाते। अब अगर देखोगे तो सभी के घरों में टॉयलेट है, लोग जाते हैं उसमें। लेकिन अब सबका अपना थॉट प्रोसेस है, उसमें बदलाव धीरे धीरे जो है वो हो रहा है। अब आप मानो कि वहाँ पे लोग, अभी हम लोग भी जाना धीरे धीरे अब स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत मुश्किल, मतलब वहाँ पे ये स्थिति रहती थी कि किसी को अगर ये पता रहे कि अच्छा चलो ये लोग अपना बाहर रहते हैं, कमा खा रहे हैं, तो उसमें वो लोग पकड़ लेते थे। जो डकैत होते थे वहाँ पे, बहुत सारे ऐसे डकैत थे, उनके नाम आज भी मुझे याद है। तो वो डकैत जो जैसे ददुआ, ठुकिया, बलखड़िया, ये इस टाइप के डकैत थे। इन डकैतों के नाम इवन लोकसभा तक में लिए गए हैं। फिर इनका एनकाउंटर हुआ है, मतलब कुछ का तो पहले ही हो गया था। अभी अब वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि वो, आप मानो कि वहाँ पे अब नए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक था, तो आप ये मानो कि जो लोग हैं वो हथियार पकड़ लिया, और फिर उनके लिए आसान रहता था कि चीज़ों को किसी तरीके से जो भी है लोगों का छीनना, या फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सब अपना डोमिनेंस मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जो है रहती थी। बट अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे एक पीएसी पड़ी रहती है वो गांव के इलाके में, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे गांव पुलिस पड़ी ही रहती है। आप ये मानो पड़ी रहती है का मतलब कि वहाँ पे वो कैंप बना के रहती है कि किसी भी प्रकार के जो डकैत और इस टाइप का वो दोबारा से ना आए, ऐसा बना है। तो अब वहाँ पे किसी की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पहले तो ये जो जगह डकैत और ये सब थे, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहता था। हम ही लोग जब देखते थे तो उसमें ऐसा रहता था कि जब चुनाव होते थे तो वो उनके वो डकैतों के लोग आते थे, बोलते थे इस पे जो है आप, तुम्हें इसी पे इसी चिन्ह पे जो है वोटिंग ये दबाना है, या वोट इसी के लिए करना है। और अगर उनको कहीं से भी पता चल जाता था कि इसने किसी और को वोट किया है, तो फिर उसको पिटाई भी करते थे, मतलब मारते थे। ये सारी, अब ये कोई मैं मूवी की स्टोरी आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये जो मेरा गांव है उसकी बात है। बट हमने कब, मतलब हम तो, हमारा बचपन तो उसमें नहीं बीता है। ये स्टोरी अपनी मैं आपको कभी बताऊंगा। बट ये, क्योंकि ये सिनारियो समझो, आप इसको इमेजिन करो, इसलिए मैं थोड़ा सा ये आपको नरेशन दे रहा हूँ, या सिचुएशन समझाने का प्रयास आपको को मैं कर रहा हूँ कि देखो, लाइवलीवुड भी मैटर करती है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी मैटर करता है। अगर आपने उसको सस्टेन नहीं किया, जैसे मान लो लकड़ियाँ चाहिए, अब खाना तो लोग बनाएंगे ही ना, और लकड़ियाँ भी चाहिए। तो अगर आपने अल्टरनेटिव फ्यूल नहीं दिया, तो और आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो इलीगल तरीके से कर लेंगे। और कोई भी, जैसे एक सोसाइटी रहती भी है, तो उसको बहुत रोड भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, पंचायत, चलो बिल्डिंग आ गई, क्रिमेशन ग्राउंड्स भी चाहिए, स्कूल, हेल्थ सेंटर, ये सब चाहिए। तभी तो आप उनको रिहेबिलिटेट वहाँ करोगे। ऐसे थोड़ी ना किसी को जाके पहाड़ में कहीं भी कर दिए, या किसी खाली इलाके में कुछ भी नहीं है वहाँ पे बोला आज से तुम यहाँ रहोगे, तो वहाँ रह के करेगा क्या जब सारी चीज़ें हैं ही नहीं। तो ये सब पूरा जो ह्यूमन सोशल सिस्टम है, तो रीलोकेशन में अगर आप किसी को एक से सोशल सिस्टम से दूसरे सोशल सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हो ना, तो वो ट्रांसफ़र बेसिकली कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इंसानों के लिए, वो आपका रहना चाहिए। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने लाइक इन 2008 में रिवाइज गाइडलाइंस फॉर ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड सब्सिक्वेंट गाइडलाइंस, इस चीज़ का वो फॉलो करते हैं रिलोकेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए। और लगभग 10 लाख का कंपनसेशन जो कि रिवाइज होकर 15 लाख का आपका हो चुका है। इतना पैसा आपको मिलना चाहिए। लेकिन देखो, आज के समय में गाँव देहात इलाकों में ये 10-20-15 लाख आप ये मतलब इतना उनको मैटर नहीं करता है। वो रहना चाहते हैं उस गाँव के अंदर, रहना भी चाहते हैं, आप ये मानो। क्योंकि अब ज़मीन है लोगों के पास, और वो उनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीवुड भी है, ये भी है, सारी चीज़ें हैं, तो ये इसलिए वो मैटर करता है। तो विदाउट इंश्योरिंग लाइवलीवुड आस्पेक्ट, हम ये कह सकते हैं कि हम कंजर्वेशन की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, चलो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस फॉर्मेट में जो मैं आपका सेशन ले रहा हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे ज़रूर से बता देना। चीज़ें विजिबल हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपके सामने आऊँगा जल्द, मतलब आई एम इन जयपुर, स्टूडियो में हूँ। बट अभी यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो आपका रहता है। फिर सुबह मुझे 5 बजे का सेशन भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसके बाद हिंदू का सेशन प्रिपेयर करके, और तुरंत इसमें भी काफ़ी समय रहता है कि 9 सवा 9 बजे तक आपका, या 9:45 तक आपका ये सेशन भी आपको मिल जाए, और आप लोग अपना जो है उसको नोट्स प्रिपेयर कर लें। तो अभी मैं कुछ ही दिन में, 1-2 दिन के अंदर मैं आपके सामने स्टूडियो के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर आपका और ठीक ठाक जो स्थिति है वो आपकी हो जाए, क्योंकि सुबह 5 बजे से कंटिन्यूस बेसिस में 4:30 से ही काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक से पहले जो है कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और आप लोगों ने रीड भी किया होगा, अभी एक इंसिडेंस जो हुआ है
बेंगलोर की एक वुमेन है, सीईओ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई कंपनी है, उससे रिलेटेड एक कंपनी है, और उसने जो एक कर्म किया है, कर्म क्या बोले उसको, जो क्राइम ही हम कह सकते हैं, जिसमें उसने 4 साल का जो अपना बच्चा है उसको मार दिया। और उसमें अगर आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखो तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो, उनका एक थॉट प्रोसेस है, वो अपना हिसाब से जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो डिप्रेशन हो सकता है, ये हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है माइंडसेट में, ये मतलब इसको शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आप इंसानों को छोड़ दो, आप किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी स्पीसीज को देख लो, इवन आप एक मुर्ग आप वीडियो देखना, जो ये हैन होती है ना मुर्गी, तो एक कोबरा, ये वीडियो आप देखना, ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर भी। तो हैन है, उसके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बैठे हुए हैं। अब सडनली बैठे हुए मतलब ऐसे ही एक जगह रहती है, और सडनली क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट के तहत एक कोबरा जो स्नेक है उसको उसके अंदर एंटर करा दिया जाता है। तो वो कोबरा स्नेक उसके बच्चे को खाने की कोशिश करता है, और वो पूरी जो मुर्गी है वो लड़ जाती है उस कोबरा से, और फिर उसको फाइनली भगा देती है। ऑल दो बाद में वो मुर्गी मर जाती है, मतलब हैन मर जाती है। और इवन ये मुर्गी छोड़ो, आप कभी देखोगे जो डॉग होता है, डॉग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कई बार आप जैसे उसके पास जाओगे तो वो मदर जो होती है डॉग की, बच्चों की, तो वो हमला कर देती है। तो प्रकृति ने ये चीज़ ऐसी बनाई है कि ये मतलब ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन में ही, हर एक जो स्पीसीज है, जो मदर है, वो मदर बेसिकली अपने जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन ये बहुत, मतलब मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई मदर जो है वो अपने बच्चों को और इस तरीके से मार दे। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न तो चलो अपना जो भी लोग देखें वो इन्वेस्टिगेशन है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आप समझना कि किस तरीके से हम जो इंसान हैं वो इमोशनलेस होते जा रहे हैं। इंसान और रोबोट के बीच में जो अंतर आज के समय में है वो यही है कि इमोशंस इंसान के अंदर है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन के बेसिस पे ही हम एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, एक ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, एक मदर फादर का रिलेशन, एक मतलब सन फादर, इनका रिलेशन, इसके पीछे तो इमोशंस ही है ना। बट जिस तरीके के इकोसिस्टम में या वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड हमें एक इमोशनलेस की तरफ भी बनाता जा रहा है, हमें उसकी तरफ भी लेकर जाता जा रहा है। अब आप ये समझो कि अगर कोई वुमेन है ना, ये सबके लिए नहीं है, या मैन वुमेन किसी के लिए भी है, आप कंसिड्रेशन करो, तो उनको ये लगे कि यार ये जो मेरा बच्चा है ये मेरे फ्रीडम के लिए ठीक नहीं है, या मेरी ग्रोथ फ्यूचर के अंदर होनी है उसके लिए ठीक नहीं है, और उस उत्तेजना में आते हुए उसने, मान लो वो मोमेंट्री हो और वो एक्ट के तहत उसको मार दे, तो ये हाईलाइट कर रहा है कि जैसा भी जो कंसर्न वुमेन है वो एआई इंटेलिजेंस और इन सब के से रिलेटेड इथिक्स, कुछ उससे रिलेटेड कोई कंपनी थी उसको चलाना। तो आप ये देखो कि हो सकता है कि जो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो उस महिला का, वो कुछ इस प्रकार से हुआ हो कि जहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है। मतलब वो हेट्रेड एक अपना जो भी हस्बैंड है उसके प्रति इतना अधिक बढ़ गई कि उसने इवन जो अभी कुछ बातें आ रही हैं तो इवन अपना जो बच्चा है उसको भी मार दिया। तो ये आप सोच सकते हो कि अगर इस प्रकार का साइकोलॉजिकल और ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है, और अगर ये दिखता है मदर जैसे, मदर की अगर बात किया जाए, क्योंकि वही एक ऐसी नेचुरल फीलिंग है और एक ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है मदर और सन, या मदर या डॉटर के बीच में, जो जिसको कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं कर सकती है। और अगर ऐसी, मतलब सन या डॉटर तो कर सकते हैं बट मदर कभी नहीं कर सकती है। मतलब बहुत ही रेयर एग्जांपल्स मिलेंगे, और वो रेयर एग्जांपल अभी हमें देखने को मिला। और हम ये कह सकते हैं कि भले आप कितना भी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाओ, बहुत मनी आ जाए, सब कुछ आ गया, लेकिन अगर इमोशंस या अगर जो रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जो साइकोलॉजिकल चीज़ें चाहिए, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कभी भी वो रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन आपके नहीं रहेंगे। बहुत ये, और इस प्रकार का जो एक्ट है जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर के बेसिस में अगर इस तरह के कृत्य या एक्ट अगर किए जाएं,
तो इसका बहुत आप कह सकते हैं कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी आप देखो कि मेटावर्स का ही एक केस है, और उसमें एक मतलब मेटावर्स मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो आगे आंखों में लगा लेते हैं और उसमें कोई गेम खेलते हैं। तो उसमें कहा गया कि उसमें जो लड़कियां हैं या वुमेन हैं जो उसको खेलती हैं, तो उसमें भी वर्चुअल सेंस में भी वो सेफ नहीं है वहाँ पे। तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि है ना। तो अब इसमें इवन अभी जहाँ पे ये केस हुआ है वहाँ पे कहा गया है कि इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये चीज़ें मैं देखो आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम इस प्रकार से रोबोट के रूप में एक्ट करने लगे या ऐसा हम बनने लग जाएं, खास तौर से जिनका इंगेजमेंट वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत अधिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि यही तो एक चैलेंज है, यही तो एक चैलेंज जो है वो देखने को मिलेगा कि अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर किसी एक रिलेशन के बेसिस में किसी भी रिलेशन के लिए जो बेसिस है वो उसके लिए एक इमोशंस जिम्मेदार होता है। और अगर वो इमोशंस ही ख़त्म हो जाएंगे, जैसे अब पुराने जो हमारे लोग हैं, हमसे पहले के जो जनरेशन के लोग हैं, उनका एक अलग सोच है अपने रिलेशंस को लेके, अपने जो भी रिलेशंस उसके प्रति एक इमोशंस जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी रहती है, उसमें एक कंटिन्यूटी रहती है, वो मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये चीज़ें बहुत, अब जो नई जनरेशन आएगी उनके लिए इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं करना है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट कैसे होती हैं, जैसे मान लो एक मैन है या वुमेन है, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी जो जिम्मेदारी हम ये कहते हैं कि वो जो बच्चा है उसकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग किस तरीके से की जाए। अब मान लो उसको हमने कि हम इकोनॉमिकली दोनों बहुत ग्रो करें, तो हमने उसको कहीं डाल दिया, हमने उसको किसी को दे दिया, और इससे क्या होगा, बच्चा भी पेरेंट्स से दूर जाता जाएगा। और धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स भी वो बच्चे से वो उसको सोचेंगे चलो ये एक छोटी सी जिम्मेदारी है, धीरे धीरे पेरेंट्स भी उससे दूर चले जाएंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि हम क्या इतने अधिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को इतना अधिक प्रायोरिटी दे दें जहाँ पे जो ये बेसिक इंस्टिंक्ट है लाइफ की उसको भी हम भूल जाएं। ये सोचने वाली बात है। इसमें मतलब इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा कि क्या ऐसी स्थिति भी जो है आती चली जाएगी कि भाई मैन भी एम्पावर्ड हो रहे हैं, वुमेन भी एम्पावर्ड हो रही हैं, तो अब ऐसी स्थिति में ये है कि बस वो एक प्रोडक्टिव या एफिशिएंसी किस तरीके से लेकर आएँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप ये समझो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो हो गया, इमोशनल जो सस्टेनेबिलिटी एम्पावरमेंट है वो किस तरीके से हम सस्टेन और मेंटेन करें, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से इमोशनल जो इंटेलिजेंस इमोशनल एम्पावरमेंट है उसको किस तरीके से अफेक्ट आपका कर रहा है। वी कैन नॉट बी अ मशीन लाइक इंडिविजुअल। अगर हम ऐसे रहेंगे तो कोई चीज़ सस्टेन ही नहीं कर सकती है, और हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे कुछ व्यू पॉइंट्स थे। ऐसी कुछ चर्चा मैंने बच्चों के लिए भी की थी साइकोलॉजिकल सेंस में, और आप देखोगे मेंस में 10 नंबर का प्रश्न था इस बार। ठीक है, सो कुड अ सीसल लीव्स मेक सैनिटरी नैपकिन्स मोर सस्टेनेबल इन इंडिया। ये भी थोड़ा सा मतलब ये एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग नोट कर लेना। तो यहाँ पे कहा गया कि एंशियंट एस्टेक या माया जो सिविलाइजेशन थी, तो उसमें मेकिंग पेपर आउट ऑफ सीसल लीव, सीसल जो लीव्स है उससे पेपर बनाने का स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद ये जो लीव्स है इन्हें बोला गया कि सॉर्ड लाइक हैं, और इन्हें यूज़ किया जा सकता कोट क्लॉथ कारपेट और टॉइंस बनाने के लिए। एंड इसमें क्या है कि मैजिकल अ डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज, इसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ये मेस्कल करके एक अल्कोहलिक बेवरेज है, उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, जैसे वो क्या बोलते हैं वो होता है ना मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए, तो उसमें कई रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कुछ जो कंपोनेंट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और ये भी कहा गया कि जो भी मटेरियल अभी ये नैपकिन और इन सबको बनाने के लिए सैनिटरी नैपकिन को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो कॉस्टली भी आपके हो रहे हैं। तो अगर ये नेचुरल जो कंपोनेंट है इसको डेवलप किया जा सके तो हाइजेनिक एस्पेक्ट में भी ये बेटर है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो मटेरियल अभी हम लोग को लेना पड़ता है फिर हम बनाते हैं सैनिटरी नैपकिन, वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी प्लस उसका कॉस्ट भी कंपेरेटिवली आपका
बढ़ रहा है, जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी है। तो ऐसे जो ये अब्जॉर्बेंट मटेरियल हैं सैनिटरी नैपकिन के जो अभी प्रेजेंटली यूज़ होते हैं, तो उसमें वुड पल्प और सिंथेटिक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सीसल लीव का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस लीव के जो मटेरियल है उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल फेसेस जीनोसाइड केस बाय साउथ अफ्रीका एट यूएन कोर्ट। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशन का बन जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। फिर इसका मतलब जो जैसा हमारे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर, ऐसे इनका हेग के अंदर है, और 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और ये ओनली वन है जो कि न्यूयॉर्क के बाहर लोकेटेड है। फिर उसके बाद इसमें है कि कोर्ट का जो रोल है बेसिकली चीज़ों को सेटल करना इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो लीगल डिस्प्यूट है जो स्टेट्स के द्वारा सबमिट किए जा सकते हैं, या कोई लीगल क्वेश्चन में अपना ओपिनियन है वो रखा जा सकता है। जो भी मतलब फॉर एग्जांपल कोई अगर चीज़ें रखी जाती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स के द्वारा या कोई जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी उसके द्वारा, इसमें 15 जजेस आपके होते हैं जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और इसमें अलग अलग रीजन्स का कोटा सिस्टम भी होता है कि इस रीजन से इतने जजेस आपके होंगे। तो टोटल 15 जजेस हैं। एंड यहाँ पे आपका रजिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश और फ्रेंच है। तो बेसिक फैक्ट है, याद रखना। इस पर आर्टिकल आएगा तो डिटेल में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। साउथ अफ्रीका जो है यूएन कोर्ट में जाने की बात कर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ इजराइल इन गाजा। तो ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस सैटेलाइट ट्रिगरिंग फियर इन ताइवान। अब देखो यहाँ पे मैंने जो आपके लिए टॉपिक निकाला, ये तो देखो इतनी छोटी सी न्यूज़, आप सर्च भी करोगे ना तो ये दिखेगी नहीं आपको। जैसे कल मैंने आपको लूनर इकोनॉमी पढ़ाया था, तो लूनर इकोनॉमी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आप में से एक प्रश्न आया था कि सर वो कहाँ पे है। तो आप देखोगे ना तो क्योंकि देखो द हिंदू ने अभी अपने आप को और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो बिजनेस के पेज भी एक्सपैंड कर रहा है, आईआर के पेजेस भी एक्सपैंड कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आने लग गया है ना कि, और हर मतलब देखो एक न्यूज़पेपर अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, अब कोई कहे कि मैं इंडियन एक्सप्रेस भी ले रहा हूँ, हिंदू भी ले रहा हूँ और 3 पेपर और भी ले रहा हूँ, तो उसमें एक भी पेपर अच्छे से कवर नहीं होगा। अब उसमें 2 टॉपिक यहाँ से लिए, 2 टॉपिक वहाँ से लिए, तो एक पेपर के भी टॉपिक अच्छे से कवर नहीं होते। और ये चीज़ आप मानो कि कोई चीज़ अगर आज आ रही है न्यूज़पेपर, मान लो दूसरे में आपको, मान लो कोई एक्स टॉपिक है वो आज हिंदू में नहीं है और दूसरे पेपर में है, तो अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो हिंदू में भी आ जाएगा, 1-2 दिन का अंतर होगा, या आज हिंदू में आया है दूसरे में नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बैलेंस रहती हैं। ये देखना, इस चीज़ के चक्कर में हम ये ना करें कि हम इतने पेपर पढ़ने की कोशिश करें जिसमें कुछ भी ना कवर हो, ठीक है, एक चीज़ भी अच्छे से नहीं हो। तो क्योंकि टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको प्रॉपर, अब जैसे मैंने आपके लिए ये टॉपिक निकाला है, अब इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर देखेंगे तो मान लो आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा। अभी हमें यूपीएससी लेवल पे जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में स्टडी करना है। अब इसमें सिर्फ एक शब्द मेंशन्ड है, आइंस्टाइन प्रोब। अब इसके बारे में हमें जानना, इससे एक टॉपिक और निकल कर आता है, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एक टॉपिक निकल कर आता है। तो आप टॉपिक का नाम लिखो आइंस्टाइन प्रोब एंड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी ये टॉपिक है। कमेंट सेक्शन में बताओ, भी हाल में हमने भी लॉन्च किया था जो कि एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के लिए था, वो उस प्रोब का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक सैटेलाइट को, जिसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं कॉस्मोस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, उसको करना। इसका नाम आइंस्टाइन प्रोब है और ये ज़ीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च आपका किया गया है। चाइना ने लॉन्च किया है आइंस्टाइन प्रोब, और ये एक्सरे एमिशंस को ये डिटेक्ट करेगा। एक्सरे एमिशन जैसे कई ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसमें अगर मेंशन्ड होगा तो बेसिकली जैसे मान लो न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन या सुपरनोवा एक्सप्लोजन, मतलब जो स्टार है उसका एक्सप्लोजन, फिर कोई मैटर ब्लैक होल में अगर जाता है, तो ऐसे ये कुछ इवेंट्स होते हैं ना। जब ऐसे कोई इवेंट होते हैं ना तो एक्सरे रिलीज होती है। अच्छा, एक्सरे का क्या मतलब होता है, आप सभी को पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब स्पेक्ट्रम हम बात करते हैं तो उसमें कई प्रकार की रेज, एक्सरे, गामा रेज, यूवी, इंफ्रारेड, ये सब आती हैं। तो ये जो एक्सरे भी इसी में से। तो एक्सरे बेसिकली जब ये इवेंट्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स का कोलिजन, सुपरनोवा का मतलब एक्सप्लोजन होता है यूनिवर्स के अंदर, या कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर गिरती है, तब उस स्थिति में एक्सरे रिलीज होते हैं। तो ये जो एक्सरेज है ना, इनको डिटेक्ट करने का काम जब मान लो किसी टेलीस्कोप के माध्यम से हम करते हैं, या कोई जो प्रोब है उसके द्वारा किया जाता है, तो उसे हम एक्सरे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं।
और ये प्रोब जो आइंस्टाइन प्रोब है ये भी बेसिकली इन एक्सरेज को डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इसमें लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड यहाँ पे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्प इसका जो लॉन्च है उसको बोला है सक्सेसफुल। आइंस्टाइन प्रोब ये चाइनीज़ का एफर्ट भी है साइंस के तहत, स्पेस साइंस के अंदर। देखो ये सब अभी टेक्नोलॉजी में सब देश अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करेंगे। उनके बीच में काफ़ी कंपटीशन भी इस एरिया में चल भी रहा है, चाइना, यूएस, रशिया, इनके बीच में चल भी रहा है। अब इसमें यह भी कहा गया कि जो स्पेस क्राफ्ट है इट विल स्पेंड एटलीस्ट 3 years ऑब्जर्विंग डिस्टेंट वायलेंट इंटरेक्शन, जैसे टाइडल डिसरप्शन इवेंट है जिसमें स्टार्स आर पुल्ड अपार्ट फ्रॉम सुपर मैसिव ब्लैक होल, है ना। तो एक टाइडल डिसरप्शन इवेंट एक होता है, ये है। अगर आपसे पूछे कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट है ये क्या है, तो ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें जो स्टार होता है वो जो आपका स्टार है वो कोई एक बड़ा जो मैसिव ब्लैक होल है उससे दूर जाता है ना। तो सुपरनोवा एंड डिटेक्ट लोकलाइज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कई प्रकार की चीज़ों को डिटेक्ट करना, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना, और एक्सरे एमिशंस जैसे मैंने आपको बताया वो जो भी रिलीज़ हो रहे हैं तो उनको भी ऑब्जर्व करना। एंड दिस आइंस्टाइन प्रोब स्पेसक्राफ्ट विल ऑपरेट इन 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड, अभी ये तो याद नहीं रखना। और इसमें एक वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें एक है लॉबस्टर आई। लॉबस्टर आइज आप मानो लेंस के रूप में है, जैसे कैमरा का लेंस होता है ना, वैसा ही एक लेंस है, लॉबस्टर आई उसका नाम है। तो आप याद रखना लॉबस्टर आई रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये क्या है, तो ये एक वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप है, उसमें जो ये इस्तेमाल होता है आप कह सकते हैं ऑप्टिक्स या लेंस टाइप, उसका नाम लॉबस्टर आई रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाटफ एंड कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस फॉर टीन्स। ये भी टॉपिक है। अब ये टॉपिक आप जैसे आज के समय में सोशल मीडिया या डिजिटल सिस्टम, ये साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर लिख सकते हो, डिजिटल सिस्टम का जो इस्तेमाल है उसकी वजह से किस प्रकार के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे आपको एक केस बताया कि बड़ी स्थिति ख़राब है। अब जैसे मान लो 8, 10 साल, 15 साल, इस बहुत ही कम एज होती है। अब ये एक ऐसी माइंडसेट होता है कि हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होता है। जैसे बच्चे को फ़ोन दे दो तो वो देखता रहेगा हर चीज़, उसको नया नया लगे, उसको इन्जॉय करता है, और उसके प्रति अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे एडिक्शन हो रहा है बच्चों के अंदर, धीरे धीरे एडिक्शंस हो रहे हैं। तो उसको जब किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है तो फिर क्या होगा कि उसे वो फ़ोन ही अच्छा लगेगा और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, तो अपने आप ही वो समाज से आइसोलेट होता चला जाएगा। यही तो प्रश्न था और इस पर मैंने एक्सप्लेन भी आपको किया था। अब ये देखो, अब क्या हो गया है कि जैसे मान लो आप मैसेजिंग करते हो, कुछ करते हो, वीडियो देखते हो, तो इसकी एक लिमिटेशन, एक समय में सैचुरेशन आ जाएगा। मेटावर्स में क्या है, वो आंखों में लगा के और अपना एक वर्चुअल वर्ल्ड में आपने एक आइडेंटिटी टाइप क्रिएट कर ली है। आपने जो मतलब आपने अपने आप को जैसे एक कैरेक्टर बना दिया है और उसको रख दिया है, और कई गेम्स खेले जाते हैं और सारी चीज़ें। अब उसमें भी अभी एक केस जैसा मैंने आपको बताया था किसी देश के अंदर ही हुआ है, देश याद नहीं आ रहा है, तो उसमें एक जो बहुत ही कम एज में एक जो गर्ल थी और वो एक गेम खेल रही थी, और उनको कई सारे हैरेसमेंट और ये सब, उनका जो मतलब जैसे मान लो कोई पर्सन है ना, उसका जो एक वर्चुअल कैरेक्टर है, वर्चुअल कैरेक्टर मतलब एक ऐसा ही उनके एक जैसे मान लो गर्ल है तो एक दूसरी गर्ल वर्चुअल फॉर्म में उनको जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो और बॉयज़ भी थे 4, 5, 6, तो वो भी अपने वर्चुअल फॉर्म में, और दे हैव तो वर्चुअल फॉर्म में ही एक दूसरे का हैरेसमेंट, मतलब जो बॉयज़ हैं उन्होंने गर्ल का हैरेसमेंट किया। तो अब इस चीज़ को प्रूव भी किया जा रहा। अब आप ये समझो कि मन की जो कुरीतियाँ हैं या जो समाज में फिजिकल सेंस में एग्जिस्ट करती हैं, अब वो चीज़ें वर्चुअल वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट होने लग गई। तो इंसान की क्या आदत होती है, इंसान जैसे हम लोग का क्या है, मतलब माइंडसेट किस तरीके से इंसान होगा। अच्छी चीज़ों को तो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर जो जमी हुई बुरी चीज़ें हैं उसको हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ फिजिकल सेंस में तो नहीं हो सकता ना सारी चीज़ें, तो वहाँ हम वर्चुअल वर्ल्ड में। तो अगर मान लो आप रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हो और कुछ ऐसी चीज़ों की या प्रथाओं की या जो भी चीज़ें ऐसी प्रैक्टिस होने लग जाएं इस वर्चुअल वर्ल्ड में, तो क्या इसका मतलब अंत क्या होगा, वो माइंडसेट किस तरीके से डेवलप होगा। तो यही तो इमोशनलेस डेवलपमेंट जो है इंसान के माइंड का होता चला जाएगा, और बाद में चाहे मैन हो या वुमेन हो उनके लिए कोई रिलेशन इतना मैटर नहीं करेगा, उनके लिए तो अपना इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ मैटर करेगी, और आखिर में जो आप देखोगे जो अभी गोवा में हुआ वैसी स्थिति बन सकती है। तो लेकिन अभी मेटा ने ये कुछ कदम उठाए हैं, और
देखो असल में देखो मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है, ना इंस्टाग्राम में है ना फेसबुक में है ना यूट्यूब में चैनल ही है। लोग कहते हैं कि सर अगर आपको व्यूज़ बढ़ाने हैं और आपको ये करने हैं तो आप इसमें भी अकाउंट बनाओ तो रीच आपकी बढ़ेगी। अब ये कहा जा रहा है तो मैंने कहा मेरे नाम से तो मत बनाओ, मतलब चैनल का नाम ही मेरे नाम पे है वैसे। तो देखो कुछ अगर प्रयास होगा और टाइम तो मिलता नहीं है तो वो किया जाएगा, लेकिन उसमें वही कंटेंट और ये सबसे ही रिलेटेड होगा। लेकिन और इसमें क्या बेनिफिट है मुझे आप बताना, कि जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक का और आपको पढ़ाई में क्या बेनिफिट होता है। एक बार मुझे 2-4 पॉइंट्स आप लोग अगर देखते होगे ना तो ज़रूर से मुझे बताना कि अच्छा सर इसके इंस्टाग्राम फेसबुक में ना इसके बिना ये पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती है। जैसे मान लो आप अवेयरनेस, अभी हम लोग का अपना अवेयरनेस क्रिएट करना, तो चलो हम लोग का एप्लीकेशन बढ़ गया, अभी मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मान लो फ्यूचर में क्रिएट करते तब की बात है। लेकिन आपको क्या बेनिफिट है इसमें, आप एक स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट है, आपको कोई बेनिफिट होता है मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। ये नहीं कि मैं फ़ोटो भेज देता हूँ और इससे मुझे बहुत बेनिफिट होता है, मेरे घर सबको पता चलता है, वर्चुअल कनेक्टिविटी बनी रहती है, ये क्या वो फ़ोन से कनेक्ट कर लो, उसमें इतना क्या रोल है बताना। मतलब एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट कोई पॉजिटिव आपको लगता हो ज़रूर से बताना, मैं भी अपने जो है पॉइंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करूँगा। तो ये थोड़ा सा बताना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेटा डैमेजिंग मेंटल हेल्थ जो बच्चों का टीन का अफेक्ट हो रहा है। देखो एक पॉइंट जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ना, इसको समझना बात को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जो दिक्कत है ना वो क्या है, हमें समझना है कि ये जो मतलब जैसे मान लो अपने शॉर्ट्स देख रहे हो और ये उंगली से ऊपर ऊपर वीडियो करते जा रहे हो। अब इसमें आप देखो ये अगर बच्चा अभी से करता है, धीरे धीरे ये उसका माइंड इतना या थॉट इतना फ्लक्चुएट करेंगे ना कि कोई थॉट एक स्टेबल ही नहीं होगा। और आज हम स्ट्रेस एंग्जाइटी क्यों फेस करते हैं, बिकॉज कि हमारे वी लैक अ कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। कंटिन्यूटी ऑफ थॉट क्या होती है, जैसे मैंने ये सोचा कि मुझे जो है आज से लेके 3 दिन तक मुझे मेरी पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये थॉट मैंने सोचा, अब क्या होगा, 1 घंटा पढ़ा रहे, नहीं चलो हिस्ट्री कर लेते, अरे नहीं नहीं चलो ये कर लेते हैं, अरे चलो वो कर लेते हैं। असल में कुछ नहीं करोगे, फिर 3 दिन बाद टेंशन होने लग जाएगी, स्ट्रेस होने लग जाएगा। तो अगर क्योंकि देखो क्योंकि जो डोपामीन रिलीज हो रहा है और ये सब चीज़ों की वजह से कंटिन्यूटी ऑफ थॉट की लैकिंग है। अगर आपके विचार ही कंटिन्यूस नहीं है और एकदम इधर उधर 5 तरीके के विचार आ रहे हैं तो माइंड स्टेबल नहीं होगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, और ये सब चीज़ें एक्शन में भी दिखेंगी। अब ये नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है, बट मैक्सिमम लोग वनरेबल हैं इस ऐसी चीज़ों के लिए, और इसका इम्पैक्ट हर जगह पे आपकी पर्सनल रिलेशन पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, पर्सनल रिलेशन पे भी ये सारी चीज़ें पड़ेंगी। एकदम से चीज़ों को कंक्लूड कर लेना नहीं, ये जजमेंटल हो जाना है ना, और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम जो है डिसाइड कर लेते हैं। अब इसमें जैसे मान लो टोबैको, वेपन्स, अल्कोहल और यही सब दिखाया जा रहा है। अब जैसे आज के समय में देखो ना शॉर्ट्स में क्या है कि अब छोटे छोटे 18-18, 20-20 साल के जो लोग हैं, अब वो किसको अपना रोल मॉडल बनाएंगे। ऐसे लोग को एक कोई पर्सन है वो पैसे दिखाता है, गाड़ियाँ दिखाता है, ठीक है, पैसे दिखाना, गाड़ियाँ दिखाना, है ना, अब उसको यूथ फॉलो कर रहा है। तो जब यूथ ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है, फिर वही पर्सन ड्रिंक भी करेगा, वही पर्सन और भी दूसरी चीज़ें हैं वो भी करना स्टार्ट कर देगा, है ना, तो हम उसको लोग फॉलो करने लग जाएंगे। तो जब आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हो इससे ही आपका थॉट प्रोसेस पता चलता है, तो अब उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, उसका समाज में क्या पॉजिटिव इफेक्ट आपका होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चलो ठीक है अपना इंटरेस्ट है, लेकिन इससे क्या होगा कि जो कंपनीज तम्बाकू बेचती हैं, अल्कोहल बेचती हैं या कोई ऐसे कार्यों में हैं, तो वो सारी उन चीज़ों को वो प्रमोट करना, मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, और पूरा यूथ अगर उनको फॉलो करता है तो वो उन प्रोडक्ट्स को बाय करने लगे। तो इसी कंटेक्स्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है सामने आई हैं। तो यहाँ पे एक कहा गया है कि कंपनी हैज़ अवेयर अबाउट द डेंजर, जो कि मेंटल हेल्थ पे असर डाल रहा है। अब मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा देखो रीज़न क्या होता है कि हम ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज़ों में लगे रहते हैं। किसी ने कह दिया कि यार तुम जो है ना ये कोर्स कर लो और इससे तुम लखपति बन जाओगे, ठीक है। अब आपने पैसे दिए लाख रुपए, जैसे एक केस चल रहा था ना, तो लाख रुपए दिए गए और उन्होंने अपने ही प्रोडक्ट को बेचने में आपको लगा लिया। अब आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर आपको नुकसान हुआ। फाइनली क्या होगा कि जब हम मान लो है ना शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि ठीक है ये चीज़ हमें अचीव करना चाहिए और हम नहीं कर पाते हैं, तो इससे हमारा मेंटल हेल्थ अपने आप अफेक्ट होगा, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप उसके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होते नहीं देखोगे, जो अपने गोल के लिए काम कर रहा है उसके अपना चीज़ें फिक्स हैं सारी, उसका मेंटल हेल्थ ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, प्रोवाइडेड कोई जेनेटिक रीज़न ना हो तो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर देखो पुराने टाइम पे भी आपको केसेस मिलते थे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। पुराने टाइम का मतलब जब समाज बहुत
मतलब ऐसा एक संगठित टाइप स्थिति रहती थी, तो तब भी नो डाउट मेंटल हेल्थ के इश्यूज रहते थे, बट वो बहुत अधिक मतलब बहुत मिनिमम थे, मतलब रेयर थे, है ना, बहुत ही रेयर स्थिति जो है देखने को मिलती थी। बट इनकी फ्रीक्वेंसी अब बहुत बढ़ने लग गई है, और जो मैंने रीजन अभी पहले बताए वो एक रीज़न है। देखते हैं, ताइवान आइलैंड हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ चाइना, वॉर प्रिपेयर फॉर की नोट। अब यहाँ पे जो ज्योग्राफी का मैपिंग का एक क्वेश्चन इस पर बनेगा, ठीक है, मैपिंग का एक क्वेश्चन अच्छा इसमें बन जाएगा। तो ये है, आप याद रखो, किनमेन, ये आइलैंड है, ये चाइना की इधर लोकेटेड है, ये साउथ चाइना सी और ये रीजन लोकेटेड है, ये ताइवान है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो किनमेन बेसिकली 200 किलोमीटर है ताइवान से, और 7 किलोमीटर चाइना से है। ये बैटलफील्ड के रूप में था जब नेशनलिस्ट हु फेल टू ताइवान इन 1949, और इन्हें इस एरिया को बम्बार्ड किया जाता था 1979 तक। चाइना ने इसको फिर 1979 के बाद में बम्बार्डमेंट कम कर दी, जब यूएस ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन बीजिंग के साथ कर लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी न्यूज़ में याद रखना, किनमेन आइलैंड कहाँ है। जीएस रिपोर्टर की जो मैगजीन है, जिसमें ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के करंट अफेयर्स कवर होते हैं, इसकी रीडिंग हैबिट आप बनाना स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो प्रॉपर पीडीएफ सब कुछ है, फ्री में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सौरभ पांडे मतलब वेबसाइट है www.saurabpandeyupsc.com, वहाँ पे जाके पुरानी भी चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, हिंदू की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सब चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। और प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने बताया, उसकी आज पहली क्लास है 11:30 बजे, और मैं स्टार्ट करूँगा स्पेक्ट्रम से, तो अपनी किताब लेकर आना। और ये दो, अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मेंटरशिप प्रोग्राम को मिस नहीं करना। इसमें मैं सब कुछ आपके लिए कवर करूँगा, पढ़ना आप ही को है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई लेक्चर सीरीज नहीं चलाऊंगा, लेकिन स्पेक्ट्रम जैसे मैंने आपको लिया, पूरी स्पेक्ट्रम रिवाइज करा दी, क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। हम 2-3 दिन में स्पेक्ट्रम इस तरीके से ख़त्म करेंगे, फिर लक्ष्मीकांत पिक करेंगे, फिर इस टाइप से चीज़ों को पिक करेंगे। फिर मैंने मेल भी आपको भेज रखा है, जिसमें मैंने बताया कि ये चीज़ें मैं आपके लिए कवर करूँगा, तो उसको या तो यूट्यूब के माध्यम से या सेपरेट कोर्स के माध्यम से मैं आपके लिए कवर कर दूंगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड अभी कोई कोर्स आपको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है हमें लगभग मिड अप्रैल तक कवर करना है, और ये हम आखिरी में करेंगे, लाइक फरवरी फर्स्ट वीक से। जो अगर 24 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैं एक कोर्स लेकर आऊँगा, जिसमें हमें एडवांस ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस और उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। पूरी क्लासेस प्रॉपर होंगी, वो मैं आपका कवर करा दूंगा। तब तक आप अपने स्टैटिक और इन सबको फोकस करते रहना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट कंजर्वेशन ऑफ लाइवलीहुड इज नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच, 10 नंबर में लिखना है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं। अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उससे जुड़ लेना, 11:30 बजे क्लास है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लास मिस नहीं करनी है, वो भी क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, उसका 13वां टेस्ट इस संडे को है, पुराने टेस्ट भी आप दे सकते हैं, 50% इसमें ऑफ है। तो ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप देख सकते हो, ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, और इसमें आज 11:30 बजे मिलो, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। क्लास लाइव होगी, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम की सारी क्लासेस लाइव होंगी। जैसे कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, फॉर एग्जांपल कोई पीडीएफ शेयर करनी है, तो वो फिर तो उसी में अपलोड हो जाएगा, लेकिन आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस प्रोग्राम का अगर कोई हिस्सा है। चलो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ इस सेशन का मिल जाएगा, और जब आप ज्वाइन करें तो मुझे ये मेल भेज दें, ये सारी जानकारी मुझे देनी है, ठीक है। आपको मेल है, तो अगर जिनको आज मेल नहीं मिली है तो मैं खुद ही आज क्लास के अंदर सारी चीज़ें आपको कन्वे कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको इस पीडीएफ मिल जाएगी।